वेलकम। ये 2021 का हमारा पहला वेबिनार है जो कि लर्निंग टू लिसन और लर्निंग थ्रू लिसनिंग, सुनना सीखना और सुनकर सीखना, इस टॉपिक पर हम साल भर वेबिनार्स करेंगे। इस वेबिनार्स का स्पॉन्सर है ब्यूट क्रीक फाउंडेशन, जिनके बहुत ही जेनरस डोनेशन की वजह से हम ये आप तक ला सके हैं। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले लिसनिंग टुगेदर के बारे में थोड़ी जानकारी मैं शेयर करना चाहूंगी। बहुत लोगों को तो लिसनिंग टुगेदर की पहचान है। अगर आपने लिसनिंग टुगेदर से अगर आपको कोई बेनिफिट हुआ है तो प्लीज चैट में शेयर कीजिए और लोगों के साथ भी, जब तक मैं लिसनिंग टुगेदर की थोड़ी बैकग्राउंड आपको दे दूं। तो लिसनिंग टुगेदर ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसी भी हियरिंग लॉस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। हम इंडिपेंडेंट है और हमारी ये कोशिश है कि हम जो बच्चे डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग है उनकी जिंदगी इस तरह से बदल सके ताकि वो जिंदगी में उन्हें जो चाहिए वो हासिल कर सके। और वो कहाँ रहते हैं, उनके माता पिता के पास कितने पैसे हैं, उनकी क्या एबिलिटी है, इस पर ये सारा निर्भर न हो। इसके लिए हम पेरेंट्स फैमिलीज के साथ थेरेपी इंटरवेंशन ट्रेनिंग करते हैं, एम्पावरमेंट करते हैं, प्रोफेशनल्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं, और जो कोई भी हमारी कम्युनिटीज है उसमें पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो 2021 में हम 2018 से हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस साल हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे सारे एक्टिविटीज के द्वारा हम सबके लिए ये जो जानकारी है वो ज्यादा इजीली वो पा सके, एक्सेस कर सके, देख सके। इसके लिए हम कोशिश करने वाले हैं। हम इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत स्तर पर और प्रोग्राम स्तर पर सब में ना ही जानकारी ना ही नॉलेज, लेकिन स्किल्स और क्षमता, उनकी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग और कोर्सेस भी करेंगे। और फाइनली डेफनेस के फील्ड में बहुत सारा परिवर्तन लाने की जरूरत है, और ये परिवर्तन तभी लाया जा सकता है जब हम में से सब लोग उस परिवर्तन के लिए कोशिश करें, उस परिवर्तन के लिए काम करें। तो ये जो हमारे तीसरी प्रायोरिटी है, फॉस्टर लीडरशिप एट ऑल लेवल्स टू क्रिएट चेंज, उसका आपके हम सभी के नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस कोई स्कूल का प्रिंसिपल ही लीडर है या किसी फैमिली का एक ही कोई लीडर है। हर हम में से हर एक कुछ ऐसा काम कर सकता है जिसके द्वारा हम उस फील्ड में, उस एक्टिविटी में लीडरशिप का रोल ले सके, हम हमारी नेतृत्व शैली, नेतृत्व कौशल्य दिखा सके। तो फैमिलीज, परिवारों के लिए भी हम लीडरशिप सपोर्ट करते हैं और प्रोफेशनल्स की लीडरशिप डेवलपमेंट पर भी काम करने की हमारी ये सिचुएशन, हमारी ये कोशिश रहेगी। ये सब करने के लिए हमारे 3 मुख्य प्रोग्राम है। एक है पेरेंट एम्पावरमेंट, पालकों का, परिवार सदस्यों का सशक्तिकरण, जो हम इंडिविजुअल, ग्रुप और पेरेंट एजुकेशन ग्रुप्स के द्वारा करते हैं। आह्लादिनी राव दुगर हमारी डायरेक्टर ऑफ पेरेंट एम्पावरमेंट है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हम टीचर्स, थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, जनरल एजुकेशन टीचर्स, मेन स्ट्रीम टीचर्स, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स, प्री स्कूल टीचर्स, ENTs, जो कोई भी डेफ बच्चों के साथ काम कर रहे हो उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज तथा ऑडिटरी वर्बल थेरेपी और एजुकेशन की जो सर्टिफिकेशन होती है, लिसनिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन, उसको भी सपोर्ट करते हैं। किसी स्कूल या क्लिनिक को उनकी सारी स्टाफ के लिए ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जरिए करते हैं। और फाइनली पब्लिक अवेयरनेस, हमारे ये जो वेबिनार्स है, हमारी जो वेबसाइट है स्टोरीज ऑफ माया एंड सिड करके, हमारी जो चिल्ड्रंस बुक है, जो जैसे मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट देख रही हूँ तो उसमें से बहुत लोगों ने ये किताब देखी है, ये किताब पढ़ी है। तो अगर आपकी कोई कमेंट है या आपको उसके बारे में कुछ शेयर करना है तो प्लीज चैट में टाइप कीजिए ताकि सबको इसके बारे में अधिक जानकारी मिले।
लिसनिंग टुगेदर की टीम 3 लोगों की है, 3 लोगों की ऑफिशियल टीम है। वॉलंटियर्स, फैमिलीज, प्रोफेशनल्स, इन सबके सहयोग से हम ये काम चलाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अल्लादीनी राव दुगर हमारी सह संस्थापक है, बोर्ड मेंबर है और डायरेक्टर ऑफ पेरेंट एम्पावरमेंट है। वो फैमिलीज के साथ काम करती है और और फैमिलीज के साथ काम करके उनकी लीडरशिप के लिए भी काम करती है। मेरा नाम है उमा सोमन। मैं सह संस्थापक और बोर्ड मेंबर और डायरेक्टर ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट हूँ और मैं प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग पर काम करती हूँ। बोथ अलादनी और मैं टीचर्स ऑफ द डेफ है। हमारी ट्रेनिंग एजुकेशन की फील्ड में, डेफ एजुकेशन की फील्ड में हुई है। मेरी पीएचडी हियरिंग और स्पीच साइंसेस में है। हमारी तीसरी बोर्ड मेंबर है उमा नटडारी। और उमा एक पेरेंट है जिनकी कॉलेज गोइंग बेटी है, जो दो कोक्लियर इम्प्लांट्स का इस्तेमाल करती है। और उमा हमारे साथ पेरेंट्स और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स पर काम करती है। तो ये रही हमारी टीम, ये रहे हमारे बारे में जानकारी। आप मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज ऑडियंस में कौन है। तो ये मैंने पोल वोटिंग के लिए ओपन की है। तो बताइए कि आप पेरेंट है या प्रोफेशनल है या स्टूडेंट है। आपकी मातृभाषा क्या है और क्या ये आपका पहला वेबिनार है और आप किस टाइप के डिवाइस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम ये जानकारी इसलिए पूछते हैं ताकि जब हम हमारी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं तो हमें पता हो कि किस टाइप के डिवाइस पर ये देखी जाएगी और हम उसको ध्यान में रख के उसे प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह से बना सके। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग वोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। के तकरीबन 50% लोगों ने वोट किया है, तो मैं और 1 मिनट रुकती हूँ। ऑलराइट, 80% लोगों ने वोट किया है और 10 सेकंड रुकते हैं। एक्सीलेंट, थैंक यू सभी जिन्होंने जवाब दिए हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे साथ पेरेंट्स है, प्रोफेशनल्स भी है, कई स्टूडेंट्स भी है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हिंदी मराठी भाषिक लोग हैं। तो मेरी मातृभाषा मराठी है और हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हिंदी में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर सकूं, बता सकूं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कोई कॉन्सेप्ट मराठी में रिपीट करूं, तो प्लीज बताइए। मैं इधर उस समय या एंड में ये रिपीट कर सकती हूँ। बहुत सारे नए लोग भी हैं। दैट इज एक्सेलेंट, दैट इज फैंटास्टिक। ओके, तो अब जाकर टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ऑडिटरी डेवलपमेंट और हियरिंग टेक्नोलॉजी। तो पहले मैंने इस टॉपिक का नाम रखा था हियरिंग, हियरिंग लॉस एंड हियरिंग टेक्नोलॉजी। और इन तीनों टॉपिक्स पर आज हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये होगा पार्ट 1। पार्ट 2 है ऑडिटरी डेवलपमेंट, ऑडिटरी स्किल डेवलपमेंट। तो प्लीज ये ध्यान में रखिए कि आज हम हाफ बातों पर बात करेंगे और अगले हफ्ते कुछ और बातों पर बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सब ये स्लाइड 1 मिनट पढ़े। क्या आपको ये स्लाइड दिखाई दे रही है जो कहती है की कॉन्सेप्ट्स? अगर दिखाई दे रही है तो प्लीज चैट में मुझे थम्स अप दीजिए या टाइप करके बताइए कि आप ये देख सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू, थैंक यू।
ऑलराइट, तो 1 मिनट सभी लोग प्लीज पढ़े और फिर हम शुरुआत करेंगे। तो आज के सेशन से इन 5 घटकों पर, इन 5 मुद्दों पर मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगी। जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे अगर आपकी कोई कमेंट है तो प्लीज चैट में टाइप कीजिए। अगर आपको पेश की गई जानकारी पर कोई सवाल हो तो प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर Q&A में टाइप कीजिए। अलादिनी और उमा, हमारे दोनों टीम मेंबर्स इस पर नजर रख के है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक बच्चे के बारे में कुछ पूछना है, कुछ सवाल है, तो वो क्वेश्चंस हम वेबिनार जो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन आप हमें सेपरेटली कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे जस्ट सबके साथ शेयर करना है कि जो इंसान की ऑडिटरी सिस्टम होती है वो उसमें क्या क्या हिस्से होते हैं। तो जैसे हम कहते हैं आउटर ईयर, मिडल ईयर ये जो लाल है, और इनर ईयर ये जो कोक्लिया है, ये सब मिलकर कोक्लियर नर्व, ऑडिटरी नर्व और फिर ब्रेन, ये 5 घटक होते हैं जिसके द्वारा हम आवाज सुनते हैं और आवाज का मतलब लगाते हैं, आवाज की क्या मीनिंग है ये समझते हैं। अगर इन 5 घटकों में से अगर एक में भी कुछ डिफरेंस है, कुछ डेफिसिट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हम किस तरह से आवाज सुनेंगे और समझेंगे इस पर परिणाम होगा। आज के लिए मैं बस इतना ही बोलने वाली हूँ। जब हम इस वेबिनार सीरीज के और सेशंस करेंगे तब हम एक्चुअल ऑडियोलॉजिस्ट से इसके बारे में और जानकारी पाएंगे और उसके बारे में और सवाल जवाब भी कर सकते हैं उसी लाइन पर। तो ये हो गया हियरिंग। तो बात करते हैं कि हियरिंग लॉस क्या है। जब हम बात करते हैं, ये जो हमारी भाषा है, इस भाषा के जो स्वर है, व्यंजन है, इस भाषा के जो आवाज है, फोनीम्स, साउंड्स, ये जनरली 20 20 डेसिबल की आवाज वॉल्यूम से लेकर 55 डेसिबल तक, ये जो ग्रे दिख रहा है स्पीच बनाना, उस एरिया में ये आवाज, उनकी आवाज की शक्ति होती है। तो होपफुली आप में से बहुत लोगों ने ऑडियोग्राम तो पहले देखा होगा। ये है पिच ऊपर, सो लेफ्ट से लेकर राइट तक, लो पिच से लेकर हाई पिच। सोचिए, ये लो पिच है अमिताभ बच्चन की आवाज, ये हाई पिच है लता मंगेशकर के गाने की आवाज। सॉफ्ट से लेकर लाउड, तो ये बहुत ही धीरे से बोलने वाली आवाज है, बहुत ही शांत, और ये है बहुत ही लाउड, लाउड साउंड। तो जब ये सारे स्वर और व्यंजन, ओ एक्चुअली इसमें कुछ भी स्वर नहीं है, जब ओ है जब ये सारे स्वर और व्यंजन इस एरिया में होते हैं, इसे बहुत बार स्पीच बनाना कहते हैं, क्योंकि देखो ये केले की जैसे दिखता है। तो बहुत बार ये बात होती है कि हाँ, बच्चे को हियरिंग एड लगाकर स्पीच बनाना के अंदर सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम बच्चों को सुनकर सीखना सिखाना चाहते हैं तो इसके अंदर हियरिंग की थ्रेशोल्ड, एडेड सीआर या एडेड हियरिंग एड के थ्रेशोल्ड होने से काम नहीं चलेगा। उसके जितने हम ऊपर तक जा सकेंगे उतने जाने की जरूरत है। तो स्पीच बनाना के अंदर नहीं, बल्कि स्पीच बनाना के ऊपर की ओर हमें बच्चों की हियरिंग एड और कोक्लियर इम्प्लांट लगा के जो ऑडियोलॉजी के रिस्पॉन्सेस होते हैं वो हमें देखने हैं। ओके, अगर कोई सवाल है, कोई शक है, कोई कमेंट है, तो प्लीज चैट में टाइप कीजिए या क्वेश्चन आंसर में टाइप कीजिए। रिव्यू क्विकली, बच्चे सुनना कैसे सीखते हैं और सुनकर कैसे सीखते हैं। तो जब कोई बच्चा हो
जिसके आजू बाजू में उसके साथ या उसके बारे में कुछ भी बातें हो रही हो, कुछ भी भाषा का जो कुछ भी इस्तेमाल हो रहा हो, वो बच्चा सुनता है, देखता है कि अरे हर बात जब मम्मी कहती है बेटा शूज पहन लो, तो हम शायद कहीं बाहर जा रहे हैं, तो दरवाजे के पास आकर खड़ा होगा या कुछ, राइट। जब बच्चा देखता है कि अरे हमेशा जब मम्मी कहती है कि आई लव यू बेटा, तो मम्मी मुझे हग करती है, मुझे किस करती है, बच्चा सोचेगा कि अरे ये तो गाना है, मछली जल की रानी है। ये सुन सुनकर बच्चे सुनना सीखते हैं और सुन कर सीखते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम मम्मी बोलेगी कि बेटा चप्पल पहन लो बाहर जाना है, तो शायद बच्चा बोलेगा अरे ये चप्पल क्या चीज है, लेकिन बाहर जाना है मुझे पता है, पहनना मुझे पता है, तो शायद ये कुछ होगा कि जो दरवाजे के पास है। तो तब हो गया सुनकर सीखना। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे मूवी की गाने बिल्कुल इजीली सीख लेते हैं, कोई बैठकर उन्हें सिखा नहीं रहता है, लेकिन वो सुनकर ये सीख लेते हैं। तो ये है सुनना सीखना और सुनकर सीखना, और ये आमतौर से इस तरह से हम भाषा सीखते हैं। लेकिन जब हियरिंग लॉस होता है, जिसकी वजह से इधर कम सुनाई देता है या कुछ ही स्वर और व्यंजन सुनाई देते हैं, या कभी कभी सुनाई देता है, राइट। इम्प्लांट लगाओ सुनाई दिया, इम्प्लांट निकालो नहीं सुनाई दिया, उसका असर बच्चा किस तरह से सुनना सीखेगा और सुनकर सीखेगा इस पर होता है। और ये जो हियरिंग लॉस का जो असर है, जो इम्पैक्ट है, तो एक्चुअली होल्ड ऑन, उसके बारे में मैं 1 मिनट में बोलूंगी। तो इन समरी, थ्रू द ईयर्स टू द ब्रेन, कान से होकर ब्रेन तक जाना, मस्तिष्क तक आवाज को जाना। तो डॉक्टर कैरल फ्लेक्सर, जो बहुत ही मशहूर पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट है, वो कहती है कि हियरिंग लॉस ये एक दरवाजे वाली समस्या है। हियरिंग लॉस होने के कारण ध्वनि, आवाज, साउंड कान में से होकर ब्रेन तक पहुंचने में कठिनाई होती है। तो इसकी वजह से इसको और तरीके से भी हम सोच सकते हैं। सोचिए कि आपका ब्रेन एक कंप्यूटर है और आपके ईयर्स कीबोर्ड है। ओके, तो जब कीबोर्ड पर एवरीबडी अपने अपने घर पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये लिखिए या टाइप कीजिए। ओके, मैं सबको 1 मिनट देती हूँ। मैं एक सवाल देख रही हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है, प्लीज उसे क्वेश्चन आंसर में टाइप कीजिए और मैं इसका बाद में जवाब दूंगी। ओके, होपफुली सबने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर ये लिखा है। तो तब आपने जब ये लिखा या टाइप किया, तो आपके कीबोर्ड में ये सारे लेटर्स थे। सोचिए आपके कीबोर्ड में एस, मैं टाइप कर रही हूँ, ओके, एस, टी, के, एच और डब्ल्यू नहीं है। तो आपने जो कुछ भी लिखा है उसमें से एस, टी, के, एच और डब्ल्यू को मिटा दीजिए। क्या बाकी रहा? ए, ओ, ए, ओ, ले, ए, आ, आ, आई, आ, 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 आ। तो कीबोर्ड खराब होने की वजह से, कीबोर्ड में हमारी ये साउंड्स मिसिंग होने की वजह से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पूरी तरह से सुनाई नहीं दिया। तो ये जो है इमेज, ये हो गई मिसिंग कीबोर्ड की ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ये हो गई दरवाजे की प्रॉब्लम। हियरिंग लॉस की वजह से सारे जो आवाज है वो कान से होकर दिमाग तक नहीं पहुंचते और बच्चों को समझने में डिफिकल्टी होती है। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे 1-2 महीनों में, लेकिन पहले 3 वर्षों में
किसी के भी ब्रेन ने क्या और कितना सुना है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर गवाया सेकंड डिले में बनता है। और बच्चे का ब्रेन कितना सुन सकता है, सुनकर कितना सीख सकता है, ये बच्चे की उम्र और उसे प्राप्त होने वाले ऑडिटरी इनपुट पर भी निर्भर करता है। इसके बारे में भी हम और डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये प्लीज ध्यान में रखिए, अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए और अगर आप इंग्लिश पढ़कर समझ सकते हैं तो स्टार्ट विद द ब्रेन एंड कनेक्ट द डॉट्स करके एक 20-25 पन्ने लंबा पेपर है, जिससे आप ये जानकारी पा सकते हैं। और हम जब हम रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे इस हफ्ते की और नेक्स्ट हफ्ते की, तो उसके साथ आज हमने डिस्कस की कई चीजों के लिए एक्स्ट्रा वेब लिंक्स या एक्स्ट्रा जानकारी हम उस हैंडआउट में, उस फ्लायर में इंक्लूड करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि हियरिंग लॉस ये दरवाजे वाली प्रॉब्लम है, और जब बच्चा सुन नहीं सकता, सुनकर सीख नहीं सकता, तो उसका परिणाम लिसनिंग पर तो डेफिनेटली होता है, लेकिन स्पोकन लैंग्वेज, बोली जाने वाली भाषा पर भी होता है, स्पीच और कम्युनिकेशन पर भी होता है। और मैं एक जस्ट कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी कि जब हम स्पीच कहते हैं तो उसका मतलब है बोले जाने वाले आवाज। तो स्पीच हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसका मतलब है शब्द, वाक्य और उनके मीनिंग्स। तो स्पीच और लैंग्वेज डेवलप करनी है, बस बोलना आना काफी नहीं है, लेकिन क्या बोलना है ये भी समझना चाहिए। तो क्या बोलना है ये लैंग्वेज है, कैसे बोलना है ये स्पीच है। तो स्पीच, लैंग्वेज, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक और भावनिक विकास, तथा कॉग्निशन, बौद्धिक और शालेय विकास, इस पर भी हियरिंग लॉस का परिणाम हो सकता है। और जब छोटी उम्र में इन चीजों पर परिणाम होता है तो लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म में, कम्युनिकेशन, संभाषण, शिक्षण, एम्प्लॉयमेंट, किस तरह की नौकरी मिल सकती है, किस तरह के नाते संबंध बनाए जा सकते हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सभी चीजों पर परिणाम हो सकता है। लेकिन अगर फैमिलीज और प्रोफेशनल्स मिलकर बच्चे का हियरिंग लॉस मैनेज करें तो हम उन्हें एनविएबल लाइफ्स, ऐसी जिंदगी जो हम खुद के लिए चाहे, इंक्लूसिव, प्रोडक्टिव, हैप्पी लाइफ के लिए के मार्ग पर हम चल सकते हैं। लिसनिंग टुगेदर में हम हमेशा कहते हैं कि एम्पावर्ड फैमिलीज, सशक्त फैमिलीज, जो नॉलेजेबल और स्किल्ड, ज्ञानी और कौशल्यपूर्ण प्रोफेशनल्स को जिनका सपोर्ट है, वो एक साथ मिलकर बच्चे की जिंदगी बदल सकते हैं। हम कहते हैं फाइंड योर टीम, रीच योर ड्रीम। तो उसके लिए क्या करना है, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं 1 मिनट क्वेश्चंस देखती हूँ। ओके, एक क्वेश्चन है, इम्प्लांट लगने के बाद तो ये बच्चे एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, फिर इन बच्चों को हमें बोलना सीखने में 5 टाइम्स ज्यादा हार्ड वर्क क्यों करना पड़ता है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। उसके बारे में हम और डिस्कस करने हैं, लेकिन एक बात मुझे बतानी है कि हियरिंग लॉस जब होता है तब वो किसी भी हियरिंग टेक्नोलॉजी से कंप्लीटली चला नहीं जाता। बहुत बच्चों का परमानेंट हियरिंग लॉस होता है और किसी भी टेक्नोलॉजी से उनका हियरिंग नॉर्मल नहीं होता, लेकिन नॉर्मल जैसे या आम लोगों के जैसे वो सुन सकते हैं, लेकिन वो सेम नहीं है। तो इसलिए हियरिंग लॉस मैनेजमेंट पर हमें काम करना है। ये जो क्वेश्चन है कि 5 टाइम्स ज्यादा काम क्यों करना पड़ता है, इसका आंसर मैं टुवर्ड्स द एंड दूंगी। तो हियरिंग लॉस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ये शब्द मैंने बहुत सोच समझ के चुना है। मैनेजमेंट का मतलब है कि हम उसको एडजस्ट करेंगे, मैनेज करेंगे। हियरिंग लॉस सॉल्यूशन, हियरिंग लॉस फिक्स, हियरिंग लॉस क्योर, उसकी कोई मैजिक आंसर नहीं है हियरिंग लॉस का। हम बस हियरिंग लॉस की मैनेजमेंट कर सकते हैं।
और ये मैनेजमेंट करने के लिए हमें 3 चीजों पर ध्यान रखना है। एक है, कहाँ गया, एक है आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस। अगर 3 महीने की उम्र तक बच्चे का हियरिंग लॉस आइडेंटिफाई और डायग्नोस होता है तो ये सबसे आइडियल बेहतर सिचुएशन है। अगर यूएस में यहाँ न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग होता है, इंडिया में भी ये अवेलेबल है लेकिन सभी बच्चों का होता है ऐसे नहीं। तो जब हर एक बच्चे का न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग होता है तो हमें समझ में आता है कि अरे हियरिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको फॉलो अप करना है, ताकि बच्चा 3 महीने का होते होते ही हमें हियरिंग लॉस डायग्नोस करना है। तो अर्ली डायग्नोसिस 3 महीने के आसपास, और ये जो 3 महीने का रेकमेंडेशन है वो जॉइंट कमिटी ऑन इन्फेंट हियरिंग से आता है, और ये इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है, दुनिया भर के सभी बच्चों को इसका लाभ हो, ये इच्छित है, अपेक्षित है। अगर हियरिंग लॉस के डायग्नोसिस के बाद पेरेंट्स फैमिली ये चाहते हैं कि बच्चा सुनना और बोलना सीखे तो जल्द से जल्द अप्रोप्रिएट उसको फिट होने वाली हियरिंग टेक्नोलॉजी, हियरिंग एड कोक्लियर इम्प्लांट, जिसके द्वारा बच्चा स्पीच बनाना के जितने ऊपर हो सके उतना सुन सके, वो हियरिंग टेक्नोलॉजी मिलने की जरूरत है। और उस हियरिंग टेक्नोलॉजी को प्रोग्रामिंग मैपिंग रेगुलरली होकर उसके द्वारा सुनना सीखना और सुनकर सीखने की ट्रेनिंग मिलनी जरूरी है, जो हम फैमिली सेंटर्ड परिवार केंद्रित अर्ली इंटरवेंशन के द्वारा कर सकते हैं। ये अपेक्षा है कि हर एक बच्चा 6 महीने की उम्र तक परिवार केंद्रित अर्ली इंटरवेंशन का लाभ ले सके। और इस अर्ली इंटरवेंशन में क्या हो रहा है, 6 महीने का बच्चा है, इस अर्ली इंटरवेंशन में क्या हो रहा है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि परिवार की जो दिल की और घर की भाषा है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, बच्चा वो सीख रहा है। और पेरेंट्स का, फैमिली का जो भी इच्छित आउटकम है उस बच्चे के लिए, उनकी जो आशा अपेक्षाएं है, जो इच्छाएं है, उनके आधार पर हम ये अर्ली इंटरवेंशन कर रहे हैं। बच्चे के परिवार के जो डिजायर्ड आउटकम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, परिवार को केंद्र में रखकर, ना कि हाँ हमारे क्लिनिक में सब 6 महीने के बच्चे यही करते हैं, हमारे क्लिनिक में अगर आप 2 साल की उम्र में आए तो यही होगा। हर एक फैमिली तो सेम नहीं होती, हर एक बच्चा तो सेम नहीं होता। तो हर एक बच्चा और फैमिली को वैयक्तिक रूप से उनके बारे में सोचकर उनको सेंटर में रखकर हमें काम करना है। तो ये जो हियरिंग लॉस मैनेजमेंट है, ये आसान चीज नहीं है, एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब हम परिवार को सेंटर में रखते हैं और एक टीम अप्रोच का इस्तेमाल करके सारे प्रोफेशनल्स जब पेरेंट्स के साथ काम करते हैं तो बच्चे की बहुत तरक्की हो सकती है। वही है, फाइंड योर टीम रीच योर ड्रीम। तो इस टीम में कौन कौन शामिल होना चाहिए? आमतौर से बच्चे की हियरिंग लॉस की डायग्नोसिस होगी पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट के द्वारा। ये ऐसी ऑडियोलॉजिस्ट है जिसको बच्चों के साथ ऑडियोलॉजी टेस्टिंग, ऑडियोलॉजी उनकी डेवलपमेंट, इसके बारे में जानकारी है, उसके बारे में स्पेसिफिक स्किल्स है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट बच्चे को कंसिस्टेंटली फॉलो करे। ऐसा नहीं है कि आज इसके पास गए कल उसके पास गए, या एक ही क्लिनिक में जाकर अलग 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 ऑडियोलॉजिस्ट ने बच्चों के साथ काम किया। इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण है, बच्चे अभी तक कुछ बता नहीं सकते, राइट? अगर बच्चों को ये ऑडियोलॉजिस्ट जान पहचान की है, अगर ऑडियोलॉजिस्ट को बच्चों के बिहेवियर के बारे में अंदाजा है, तो जब वो बार बार मिलेंगे तब वो पहले शुरू से काम नहीं करना है। बच्चों को उनकी आदत है, बच्चे उनको जानते हैं। तो पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट जिसको बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में पता है और बच्चों के साथ काम करने में ट्रेनिंग है, ऐसी ऑडियोलॉजिस्ट हमारी टीम पर हमें चाहिए। आमतौर पर जब ऑडियोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग होती है
तब हर ऑडियोलॉजिस्ट बच्चों के साथ काम करने की उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती, हर ऑडियोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये नहीं होता। तो आपकी जो कोई भी ऑडियोलॉजिस्ट है उनसे प्लीज पूछिए, उनसे जानकारी लीजिए कि आपकी क्या बैकग्राउंड है, आपकी क्या ट्रेनिंग है। अगर प्रोफेशनल्स, मैं ग्रुप में होने वाले प्रोफेशनल्स को बोल रही हूँ, अगर पेरेंट्स आपको आपकी बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के बारे में पूछे तो उससे इंसल्ट मत मानिए। मानिए कि पेरेंट्स समझना चाहते हैं कि हमारे टीम में कौन है। और पेरेंट्स, आप इस बच्चे के एक्सपर्ट है, आपको इस बच्चे को बड़ा करना है। कभी भी ऐसा ना सोचिए कि अरे मैं ये प्रोफेशनल से ये सवाल कैसे कर सकता हूँ। आप बस जानकारी पाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छी टीम बनाना चाहते हैं और उसके लिए जानकारी पाना चाहते हैं। पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट एक है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ऐसे लोग होते हैं जिनकी ट्रेनिंग स्पीच, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट और डिसऑर्डर्स के बारे में होती है। तो ये लोग होते हैं जिनको ऑटिज्म की ट्रेनिंग होती है, स्टटरिंग की ट्रेनिंग होती है, फीडिंग की ट्रेनिंग होती है, सेरेब्रल पॉल्सी की ट्रेनिंग होती है, और हियरिंग लॉस की ट्रेनिंग भी शायद हो सकती है। तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हियरिंग लॉस पर कितना फोकस किया है ये हर एक प्रोग्राम में अलग अलग होता है। तो ऐसी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हमें टीम पर चाहिए जिसे लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑडिटरी डेवलपमेंट और स्पीच डेवलपमेंट की अच्छी जानकारी है, और उसके साथ चाइल्ड डेवलपमेंट की भी जानकारी है, ताकि 2 साल के बच्चों के साथ कैसे काम करना है, 4 साल के बच्चों के साथ कैसे काम करना है, इसके बारे में उन्हें जानकारी हो। तीसरी टीम मेंबर हो सकती है टीचर ऑफ डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग स्टूडेंट्स। ऐसे टीचर्स जिनकी ट्रेनिंग डेफ बच्चों के साथ काम करने में हुई है। तो जनरली टीचर्स ऑफ द डेफ जैसे कि मैं या लादनी, हमारी ट्रेनिंग में हमने ऑडिटरी डेवलपमेंट के बारे में सीखा, स्पीच डेवलपमेंट के बारे में सीखा, लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में सीखा, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के जैसे ही। और हमने एकेडमिक, रीडिंग, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, इसके बारे में भी सीखा, ताकि हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। तो टीचर ऑफ द डेफ, उनकी क्या ट्रेनिंग है, क्या उनको बोलना सिखाने के स्पेशलाइजेशन है, क्या उनका साइन लैंग्वेज का स्पेशलाइजेशन है, क्या उनका लिप रीडिंग करके सिखाने का स्पेशलाइजेशन है, या क्या उनका सुनकर सिखाने का स्पेशलाइजेशन है, इसके बारे में जानकारी होना पेरेंट्स के लिए जरूरी है। और प्रोफेशनल्स, प्लीज ये जानकारी आप शेयर करने में हिचकिचाए नहीं। और एक मेंबर हो सकता है इस टीम का स्पेशल और जनरल एजुकेशन टीचर्स। जब बच्चे प्री स्कूल जाने लगते हैं या स्कूल जाने लगते हैं तो उनकी जो टीचर्स है, उनकी जो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स भी हो सकती है, उनको स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है या ऑटिज्म होता है या और कोई स्पेशल एजुकेशन होता है, नीड्स होते हैं, उनके साथ काम करने में ट्रेनिंग होती है। और जनरल एजुकेशन टीचर्स को जनरल स्कूल के बच्चों के साथ काम करने में ट्रेनिंग होती है। लेकिन ये जो उनकी बेसिक ट्रेनिंग है, उसके आधार पर अगर वो लैंग्वेज के बारे में भी सीख सके, लिसनिंग के बारे में सीख सके, तो ये हमारे टीम मेंबर्स हो सकते हैं। और फाइनली एज एन आखिर में नहीं, लेकिन और एक टीम मेंबर है डॉक्टर। मैंने ये एंड में रखा है क्योंकि डॉक्टर से हम किसी स्पेसिफिक कारण के लिए मिलते हैं। शायद शुरुआत में मिलेंगे, शायद कोक्लियर इम्प्लांट कैंडिडेसी के टाइम मिलेंगे, शायद सर्जरी के टाइम मिलेंगे, लेकिन बार बार डॉक्टर के पास जाने का मौका, अवसर होता नहीं है। तो डॉक्टर भी एक इम्पोर्टेंट टीम मेंबर है, लेकिन इन सारे टीम मेंबर्स के ऑब्जर्वेशंस को मिलाकर टीम डिसीजंस लेती है, परिवार के इच्छाओं को केंद्र में रखकर, बच्चे की एबिलिटीज को केंद्र में रखकर। तो सभी के पास ये टीम होती है ऐसा नहीं है, इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि सोचिए आपके टीम में अभी कौन है। तो अगर आप पेरेंट है तो सोचिए आपके बच्चे के बारे में। अगर आप प्रोफेशनल है जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो सोचिए कि आपके स्कूल या आपके क्लिनिक की टीम में कौन है, या फिर सोचिए कि आप जिस डेफ बच्चों के साथ काम कर रहे हैं उनकी टीम में कौन है।
आपकी टीम में कौन है, उनका क्या योगदान है। तो शायद स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को स्पीच डेवलपमेंट के बारे में बहुत जानकारी है, टीचर ऑफ द डेफ को रीडिंग डेवलपमेंट के बारे में बहुत जानकारी है। उनका क्या योगदान है, कौन मिसिंग है, किन एरियाज पर हमें जानकारी नहीं मिल रही है, और ये जो टीम है की सत्ता ये कौन चलाता है, इसकी पावर कहाँ है। क्या एक प्रोफेशनल के हाथ में पावर है, क्या सबसे सीनियर मेंबर के हाथ में पावर है, क्या पेरेंट्स के हाथ में पावर है। हमारा ये मानना है कि पेरेंट्स के हाथ में जब ये पावर होती है, एम्पावरमेंट, तब परिवार अपने बच्चों के लिए जो योग्य निर्णय है वो लेने में ज्यादा सक्षम होते हैं। तो 1 मिनट सोचिए। और फिर सोचिए कि ओके, आपके ये जो आंसर्स है इसके बारे में आप क्या करने वाले हैं। अगर आपकी टीम में कोई मिसिंग है तो आप किस तरह से उनको ऐड करेंगे। अगर आपके टीम में पावर बैलेंस नहीं है तो उसके लिए आप क्या कोशिश करेंगे। पेरेंट्स, शायद आपको ऐसे लगेगा कि आपके हाथ में कोई पावर नहीं है। प्रोफेशनल्स, शायद आपको ऐसे लगेगा कि आपके हाथ में कोई पावर नहीं है और जो सीनियर मेंबर्स बता रहे हैं वही करना है। लेकिन जब टीम मिलकर काम करती है, कोई ऊंच नीच नहीं है, स्पीच हियरिंग से इम्पोर्टेंट नहीं है या रीडिंग लैंग्वेज से कम इम्पोर्टेंट है, ऐसी कुछ ऊंच नीच नहीं हो, तब जाकर हम बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन दे सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हियरिंग लॉस का इम्पैक्ट ना ही लिसनिंग पर होता है और बहुत सारे एरियाज में होता है। ओके, तो वो हो गया हियरिंग लॉस मैनेजमेंट का ओवरव्यू। अब मैं 5-5 मिनट में आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस और हियरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगी। अगर आपके कोई सवाल है तो क्वेश्चन आंसर में लिखिए, अगर आपके कोई कमेंट्स है तो चैट में लिखिए। जब बच्चे की डायग्नोसिस करनी होती है तो जैसा कि मैंने कहा, पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट ये टेस्टिंग करती है। अलग अलग तरह के ऑडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। कुछ होते हैं जो एक्टिव होते हैं, जिसमें बच्चे को कुछ करके दिखाना है कि ऐसा मैंने कान के बाजू में पकड़ा, जब मुझे सुनाई दिया तब मैंने वो बकेट में डाला या कुछ, या तो उसे कहते हैं एक्टिव टेस्ट। या आवाज आई तो मैंने मुड़ के देखा, ये हो गई एक्टिव टेस्ट। कुछ होते हैं पैसिव टेस्ट, कि बच्चे को कुछ करना नहीं है, शायद बच्चा सो रहा है, जैसे कि बेरा टेस्ट या एबीआर टेस्ट होता है, तो वो हो गए पैसिव टेस्ट। किस टेस्ट को इस्तेमाल करना है ये बच्चे की उम्र, बच्चे के बिहेवियर, बच्चे के स्टेज पर निर्भर करता है। और एक अच्छी पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट होना इसके लिए बहुत 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 जरूरी है। मैं कहती हूँ कि एज ए टीचर ऑफ द डेफ मैं मेरा काम अच्छी तरह से नहीं कर सकती अगर पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट ने उनका काम सबसे अच्छी तरह से ना किया हो। तो मैं जिंदगी में बहुत लकी रही हूँ, जहां जहां मैंने काम किया है वहां वहां हमारे यहाँ एक से ज्यादा पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट थी जो टीम में मिलकर काम करती थी। तो पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट, बार बार मैं कह रही हूँ मुझे पता है, लेकिन पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट के साथ संबंध होना बहुत जरूरी है, अच्छे पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट के साथ। एट द एंड ऑफ एवरी अपॉइंटमेंट, हर एक ऑडियोलॉजिकल अपॉइंटमेंट के अंत में फैमिलीज को जानकारी मिलनी चाहिए इस तरह से कि ताकि वो समझ सके और वो किसी और को भी बता सके। और जनरली मैं कहती हूँ कि हम ये कहते हैं कि इन 4 सवालों की जानकारी, इन 4 सवालों का जवाब पेरेंट्स दे सके। तो पढ़िए ये, हियरिंग लॉस का प्रकार और डिग्री क्या है, प्रतिशत नहीं, मेरे बच्चे को 80% हियरिंग लॉस है ये नहीं, ताकि मेरे बच्चे को बायलैटरल सिवियर प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है। हियरिंग टेक्नोलॉजी, हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट के बिना बच्चा क्या सुन सकता है
और हियरिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा बच्चा क्या सुन सकता है, और बैकग्राउंड नॉइज का क्या असर होता है। इन 4 सवालों के जवाब हर एक फैमिली को पता होने चाहिए। अगर आप ज्वाइन हो रहे हैं और अगर आप फैमिली मेंबर है और अगर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स पता नहीं है, तो तुरंत अपनी ऑडियोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें ताकि आप ये जानकारी अपने बच्चे के बारे में पा सके। अगर आप प्रोफेशनल है तो मैं ये मान रही हूँ कि आपको इन सवालों के जवाब, आपके जो कोई भी बच्चों के साथ आप काम कर रहे हैं उनके बारे में आपको ये पता है, और अगर नहीं पता है तो वहां से शुरुआत कीजिए। इन सवालों के जवाब हर एक बच्चे के बारे में आपको पता होने चाहिए, और जब आपको पता हो तो ये कंफर्म करें कि पेरेंट्स को भी ये पता हो। शायद आप ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है, शायद आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है, टीचर ऑफ द डेफ है या स्पेशल एजुकेशन टीचर है, लेकिन हर एक टीम मेंबर को ये बेसिक ऑडिटरी इंफॉर्मेशन की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर आने वाली कोई भी प्रॉब्लम, स्पीच की प्रॉब्लम, लैंग्वेज की प्रॉब्लम, हम इस जानकारी को ध्यान में रख के उसके लिए सोल्यूशन बता सकते हैं। तो ये कई शब्द है जो आप सुनेंगे हियरिंग लॉस से निगड़े, और कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत ही बड़े बड़े वर्ड्स है, पेरेंट्स क्या समझेंगे। आई थिंक ये हमारी प्रोफेशनल्स की गलती है। पेरेंट्स समझेंगे, जब हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे तब पेरेंट्स समझेंगे। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि हर एक पेरेंट को ये सारी जानकारी हो कि एक कान में है या 2 कान में हियरिंग लॉस है, क्या टाइप का हियरिंग लॉस है, क्या डिग्री है हियरिंग लॉस की, कब हियरिंग लॉस शुरू हुआ, जन्म से ही या बाद में, सेम हियरिंग लॉस रहा है कि हियरिंग लॉस चेंज हुआ है, और दोनों कान में सेम सिमेट्रिकल हियरिंग लॉस है या एसिमेट्रिकल हियरिंग लॉस है। इसके बारे में हम अधिक जानकारी हैंडआउट में देंगे, और आप वो भी देख सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है हियरिंग एड के काम के बारे में, वो मैं 2 स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगी। मुझे एक फिर से ये कहना है कि डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चों की कम्युनिकेशन पर काम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेफ बच्चे बस बोलना ही सीखते हैं। कुछ डेफ बच्चे बोलना सीखते हैं, कुछ डेफ बच्चे बोलना और इशारों की भाषा से, साइन लैंग्वेज से सीखते हैं, कुछ डेफ बच्चे सुनकर बोलते हैं, कुछ डेफ बच्चे सुनकर और लिप रीडिंग कर कर बोलते हैं। मेरी सिस्टर उनमें से है। कुछ डेफ बच्चे सुनते हैं, लिप रीडिंग को देखते हैं और क्यूट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। कुछ डेफ बच्चे सिर्फ इशारों की भाषा से बोलते हैं, और इशारों की भाषा, हाँ भाषा ये इंपॉर्टेंट है। कुछ घर में बनाए हुए इशारों के बारे में नहीं मैं बात कर रही हूँ। इंडियन साइन लैंग्वेज, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, जिसकी वोकैबलरी है, व्याकरण है, जो सेट सिस्टम्स है, ये सभी बच्चों को ऑप्शंस होने चाहिए। हमेशा ही होते हैं ऐसे नहीं, लेकिन होने चाहिए, ताकि बच्चे की एज और स्टेज को ध्यान में रख के, बच्चे की घर की और दिल की लैंग्वेज को ध्यान में रखते हम बच्चों को सिखा सके। हैंड्स एंड वॉइसेस करके एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है व्हाट वर्क्स फॉर योर चाइल्ड, आपके बच्चे को जो लागू होता है, इज व्हाट मेक्स द चॉइस राइट। अगर आपके बच्चे को कुछ लागू होता है तो वो आपके लिए राइट चॉइस है, परिवार समाज कुछ भी कहे। बच्चे की कम्युनिकेशन डेवलपमेंट पर हमें फोकस करना है। अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो 1 मिनट ये पढ़िए और फिर मैं इसके बारे में बोलती हूँ। चैट में बहुत अच्छे सवाल आए हैं जो मैं एक एक करके अभी जवाब दूंगी। ओके, तो वापस से ये ऑडियोग्राम है, ये स्पीच बनाना है, उसके ऊपर
ये ऑरेंज लाइन है, डॉक्टर कैरल फ्लेक्सर और डॉक्टर जेन लेडेल, दोनों पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट। उनका एक बहुत ही अच्छा वीडियो है ये एक्सप्लेन करते हुए कि हमें क्यों स्पीच बनाना के ऊपर सुनना है, ताकि बच्चे सुनकर सीख सके। तो यहाँ मैंने लिखा है कि अगर इच्छित परिणाम है कि बच्चा सुनना सीखे और सुनकर सीखे, तो जो कोई भी हियरिंग टेक्नोलॉजी है, हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट, या एक हियरिंग एड या एक कोक्लियर इम्प्लांट, वो बच्चे को स्पीच बनाना के सबसे जितना जितना कितना ऊपर जा सके उतना जाकर उससे ऑडियोग्राम, उसका थ्रेशोल्ड्स होने चाहिए स्पीच बनाना के ऊपर की ओर, ना कि स्पीच बनाना के अंदर। क्योंकि सोचिए, एक मिनट, हम मैं देखती हूँ कि क्या मैं ये कर सकती हूँ। एनीवे, मुझे आपको ये पॉइंट आउट करना था। सोचिए कि ये बीच में 30 dB 35 dB तक बच्चा हियरिंग एड से सुनता है या कोक्लियर इम्प्लांट से सुनता है। तो हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट लगाकर भी ये जो सारे हैं एफ एस टी एच वगैरह वगैरह, ये सब बच्चा तब फिर भी मिस कर रहा है, और दीज आर प्रॉब्लम्स, राइट। तो स्पीच बनाना के अंदर नहीं बल्कि स्पीच बनाना के ऊपर ये जानकारी होनी चाहिए। एक सवाल है, अगर साउंड्स को स्पीच बनाना के ऊपर सुनना ज्यादा अच्छा है, तो बार बार ऑडियोलॉजिस्ट क्यों कहता है कि ये हियरिंग एड अच्छा है, आपकी सभी साउंड स्पीच बनाना में आ रही है? ये एक अपॉर्चुनिटी है ऑडियोलॉजिस्ट के साथ ये डिस्कस करने की कि हमें बस कुछ आवाजें नहीं सुननी, हमें सभी आवाजें सुननी है। और सभी आवाजें सुनने के लिए स्पीच बनाना के अंदर होकर चलेगा नहीं, स्पीच बनाने के जितना ऊपर हो सके वहां तक हमें पहुंचना है। और अगर हियरिंग एड से ये काम नहीं होता, तो हमें उसके बारे में क्या करना है ये सोचना है। ऐसे हो सकता है कि हियरिंग एड के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो फिर हमें सोचना है कि ठीक है, हियरिंग एड से इतना सुन सकते हैं, जो नहीं सुन सकते वो क्या लिप रीडिंग से समझेंगे, क्या क्यूड स्पीच से समझेंगे, क्या लिख कर समझेंगे, किस तरह से वो समझेंगे। मैं मेरी पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेरी सिस्टर है, उसको प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, और हियरिंग एड से वो जितना सुनती है उतना सुनती है, उसके आगे की सारा वो लिप रीडिंग पर रिलाई करके करती है। दैट्स फाइन, राइट। हमें ये जानना है कि सुनकर क्या बच्चा सीख सकता है और क्या नहीं सीख सकता, ताकि हम उसके मुताबिक उसकी लिसनिंग, स्पीच, लैंग्वेज, कॉग्निशन और कम्युनिकेशन की लेसन और थेरेपी बनाए। आई होप दैट इज एन आंसर, दैट वाज हेल्पफुल। और दो क्वेश्चंस है वो मैं धीरे धीरे वहां तक पहुंच रही हूँ। एक कॉमन हियरिंग टेक्नोलॉजी है हियरिंग एड्स। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पुराने बॉडी वोन हियरिंग एड्स याद है या पता है। um, उसके उससे आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे आई है। फिर भी ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी बॉडी वोन हियरिंग एड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हियरिंग एड से आवाज ऊंची होती है, बड़ी होती है, ना कि क्लियर होती है। जो सुनाई नहीं दे रहा वो नहीं दे रहा। डिजिटल हियरिंग एड्स चश्मे के जैसी होती है, राइट। आप कुछ कोई भी चश्मा नहीं पहन सकते, आपको जाना है, चश्मे का नंबर निकालना है और फिर चश्मा लगाना है, और चश्मा लगाकर देखने की थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी होती है। डिजिटल हियरिंग एड्स उस तरह से होते हैं, स्पेसिफिक हियरिंग लॉस के आधार पर उसकी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। जिन बच्चों का माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर हियरिंग लॉस है, उनको उतने डीबी तक, 70 80 90 डीबी तक जिनका हियरिंग लॉस है, उनको हियरिंग एड से फायदा हो सकता है तभी जब पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट उस हियरिंग एड की अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग करे। हियरिंग एड का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये स्पीच परसेप्शन टेस्टिंग के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि बच्चा बस साउंड बी 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 ही नहीं, लेकिन
भाषा के आवाज स्वर व्यंजन अम, किस तरह से समझ रहा है। तो वो हो गया एक सवाल। जिन बच्चों को कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है उनको बोन एंकर्ड हियरिंग एड का भी फायदा हो सकता है। मैं फिर से ये कहूंगी कि बच्चा हियरिंग एड्स लगाकर क्या सुनता है, क्या समझता है, ये जानना बच्चे की लिसनिंग, स्पीच, लैंग्वेज कॉग्निशन और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट और प्लानिंग के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी कोई भी प्रोफेशनल या कोई भी पेरेंट मुझे पूछता है कि अरे हमारी स्पीच की ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरा पहला सवाल होता है, बच्चा ये सुनकर क्या समझ, बच्चा हियरिंग एड लगाकर या कोक्लियर इम्प्लांट लगाकर क्या सुनता है, क्या समझता है, इसके बारे में आप मुझे क्या बता सकते हैं। और बहुत बार कोई कोई कुछ नहीं बता सकता। और जब तक हम ये हियरिंग का पीस, पजल जो है, वो पजल का पीस नहीं लगाते, तब तक बाकी के पजल के पीसेस नहीं लगा सकते। कोक्लियर इम्प्लांट्स जो इनर ईयर का डैमेज हेयर सेल होता है उसको बाईपास करके डायरेक्टली ऑडिटरी नर्व को स्टिम्युलेट करते हैं कोक्लिया में। तो प्लीज ध्यान में रखिए कि कोक्लियर इम्प्लांट से सुनना ये कानों कानून से सुनने की जैसा नहीं है। हम कानून से सुनते हैं उसे अकूस्टिक हियरिंग कहते हैं। कोक्लियर इम्प्लांट से जो बच्चे सुनते हैं उस वो इलेक्ट्रिक हियरिंग, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हियरिंग सुन रहे हैं। तो बस मैं इतना बोल रही हूँ कि उसमें डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि बच्चे रोबोट जैसा सुनते हैं या रोबोट जैसा बोलेंगे, लेकिन ये दो अलग टाइप का सुनना है। इसलिए कोक्लियर इम्प्लांट से नॉर्मल हियरिंग नहीं होता। कोक्लियर इम्प्लांट से अलग तरह का हियरिंग होता है जिसके द्वारा बच्चे उनकी भाषा में होने वाले सभी आवाज शायद सुन सके अगर उसकी अच्छी तरह से मैपिंग और प्रोग्रामिंग हुई हो। मुझे ये कहने में बहुत हिचकिचाहट होती है कि इम्प्लांट करवा लो बच्चे का हियरिंग नॉर्मल हो जाएगा। दैट इज नॉट ट्रू। इम्प्लांट करवा लो, लेकिन वो सर्जरी कैसी होती है, वो इलेक्ट्रोड्स कहाँ है, उसकी मैपिंग कैसे हो रही है, बच्चे का दिमाग किस तरह से ये साउंड ले रहा है, किस उम्र में इम्प्लांट हुआ है, इन सभी चीजों पर इम्प्लांट से क्या फायदा होगा ये तय होता है। और इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एज प्रोफेशनल्स पेरेंट्स को ये जानकारी दे। एज पेरेंट्स ये समझे कि बस इम्प्लांट करो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप पेरेंट है जो और पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज ये जानकारी शेयर कीजिए। हम कभी भी नहीं चाहते कि किसी भी पेरेंट्स की आशा, अपेक्षा, उम्मीदों को जैसे कुचला जाए, राइट। बहुत आशा लेके, बहुत इन्वेस्टमेंट करके पेरेंट्स बच्चों का कोक्लियर इम्प्लांट करवाते हैं। उसमें बहुत इमोशन जुड़ा है, उसमें बहुत पूरी जिंदगी जुड़ी है। तो इसके बारे में अच्छी जानकारी, सही जानकारी और सही सपोर्ट पेरेंट्स को देना हम सबकी जिम्मेदारी है। पेरेंट टू पेरेंट, प्रोफेशनल टू पेरेंट, प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल। अगर आप प्रोफेशनल है और अगर आप ये देख रहे हैं कि कोई और प्रोफेशनल पूरी जानकारी नहीं दे रहा है या गलत जानकारी दे रहा है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि वो आप उसे दुरुस्त करें। सीनियर हो, जूनियर हो, आई डोंट केयर। बच्चा और परिवार सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे ईगो नहीं। असिस्टिव हियरिंग टेक्नोलॉजी, शायद आपने उसके बारे में सुना होगा। तो ये है मिनी माइक, रॉजर पेन, एफएम सिस्टम। ये जो एडिशनल टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम नवंबर दिसंबर में डिस्कशन करेंगे। लेकिन मुझे बस ये बताना है कि ये एडिशनल हियरिंग टेक्नोलॉजी बहुत जो नॉइजी सिचुएशंस होती है उसमें हम यूज कर सकते हैं। क्लासरूम, स्कूल असेंबली, स्पोर्ट्स, फैमिली गैदरिंग, किसी शादी में जाना है, जब बच्चे बड़े होते हैं तो ग्रुप वर्क करना है, या जब नौकरी करते हैं तो वर्क ग्रुप मीटिंग में इसका इस्तेमाल करना है। तो ये सारा अवेलेबल है। हम ये नहीं सोचते कि ये किसी तरह का वीकनेस है या किसी तरह की फेलियर है। हम ये सोचते हैं कि असिस्टिव हियरिंग टेक्नोलॉजी इस तरह से इस्तेमाल की जा सकती है ताकि बच्चा सबसे अच्छी तरह से सुन सके।
कल मैंने एग्जाम्पल किया था कि जब बच्चे को चश्मा होता है और बच्चा धूप में जाता है, तो हम चश्मा उसको सन ग्लासेस गॉगल की तरह से, वो होता है ना, उसे क्या कहते हैं, फोटोक्रोमैटिक, तो ऑटोमेटिकली उसके सन ग्लासेस हो जाता है, राइट। हम ये नहीं कहते कि नहीं नहीं, जिंदगी में तो हमेशा ही धूप होने वाली है, बच्चों को धूप में भी देखना प्रैक्टिस करना है, हम सन ग्लासेस नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कहते हम कहते हैं अरे धूप में देखने के लिए, एक्सक्यूज मी, सॉरी अबाउट दैट, धूप में देखने के लिए गॉगल की जरूरत है, तो हम गॉगल पहनेंगे चश्मे के ऊपर। ओके, दैट्स जस्ट सिली, सॉरी अबाउट दैट। तो ये सारा मिलकर एक हमें बात करनी है कि ये जो सारी हियरिंग टेक्नोलॉजी, और अभी एक क्वेश्चन आया है कि हियरिंग सीआई से बेनिफिट होगा कि नहीं, ये जानकारी हमें कैसे मिलेगी। पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट, लिसनिंग एंड लैंग्वेज असेसमेंट्स, उसके द्वारा ही ये जानकारी मिल सकती है। जब पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट अप्रोप्रिएट टेस्टिंग करेगी, जब पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट अच्छी तरह से मैपिंग करेगी, तभी जाकर बच्चा सुनना सीखेगा और सुनकर सीखेगा। और अल्टीमेटली कोई भी हियरिंग टेक्नोलॉजी, दुनिया भर की सबसे अच्छी हियरिंग टेक्नोलॉजी बस एक टूल है, एक उपकरण है। उससे कितना बेनिफिट होता है, ये हम उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इस पर निर्धारित है। हमारी एक ब्लॉग पोस्ट है, कोक्लियर इम्प्लांट इज अ टूल लाइक अ पेंसिल। तो ये पेंसिल को हमें शार्प करना है, ये पेंसिल को हमें प्रैक्टिस करनी है, पेंसिल के साथ लिखने की, पेंसिल के साथ ड्रॉ करने की। कभी कभी कुछ लोगों को लंबी पेंसिल से अच्छी ग्रिप आती है, कुछ लोगों को मोटी पेंसिल से अच्छी ग्रिप आती है, तो हर एक के लिए थोड़ी कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है। ये हमारी ब्लॉग पोस्ट हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। और मैं ये भूल गई थी, लेकिन इसकी हिंदी ट्रांसलेशन रेडी है, तो वो भी हम शेयर करेंगे। हमारी वॉलंटियर सेना ने इसकी हिंदी ट्रांसलेशन की है और जल्द ही हम ये शेयर कर सकेंगे। तो मैंने आपको बहुत जानकारी दी है। 1 मिनट रुकिए, सोचिए, कुछ नोट्स निकालिए। अगर कोई सवाल है तो तो क्वेश्चन आंसर में भेजिए, अगर कोई कमेंट है तो चैट में लिखिए। अलादीन ने लिखा है, आपका पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। एब्सोल्युटली, मेरे पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट टीम मेरे बेस्ट फ्रेंड है। सीरियसली कह रही हूँ, मेरा एक 13 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है, आउट ऑफ टाउन है, ऑडियोलॉजी अपॉइंटमेंट के लिए हमारे स्कूल में आ रहा है। तो लिसनिंग टुगेदर ये मेरा एक जॉब है, हमारे स्कूल में, यहाँ के स्कूल में काम करना मेरा दूसरा जॉब है। तो ऑडियोलॉजिस्ट का मुझे मैसेज आया कि मैं मंडे को इस बच्चे की ऑडियोलॉजिकल टेस्टिंग कर रही हूँ, तुम्हें क्या कोई दिक्कत दिख रही है क्या, कुछ स्पेसिफिक टेस्टिंग चाहिए क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे मौका मिला ऑडियोलॉजिस्ट को बताने का, हाँ मुझे स्पीच परसेप्शन टेस्टिंग चाहिए, सेंटेंसेस में नहीं वर्ड्स में चाहिए, नॉइज में चाहिए। तो अब जाकर ऑडियोलॉजिस्ट उस वो स्पेसिफिक टेस्टिंग करेगी। मेरी पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट हमेशा ही मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है। मैं एक कमेंट देख रही हूँ कि ऑडियोलॉजिस्ट हमारे फ्रेंड नहीं बनना चाहते, बस उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। दिस इज रियल, और ये मुश्किल है। आई थिंक ऐसी ऑडियोलॉजिस्ट को ढूंढते रहिए जो आपको, आपके साथ बच्चे के लिए काम करने के लिए तैयार हो। ऐसे बहुत सारे लोग नहीं हैं, लेकिन उनको ढूंढते रहना बहुत जरूरी है। अगेन मेरी सिस्टर का एग्जांपल देती हूँ। जब उसका हियरिंग लॉस डायग्नोस हुआ था, तो हमारे टाउन में बहुत सारे ऑडियोलॉजिस्ट नहीं थे जो मेरी माँ के साथ काम कर सके, हमारे परिवार के साथ काम कर सके। तो इवेंचुअली एक दिन मम्मी को, मैं पूना में हूँ, 30 साल पुरानी बात है ये, मम्मी को मुंबई में होने वाले एक ऑडियोलॉजिस्ट के बारे में पता चला। तो निकले वो पूना से, ट्रेन में बैठकर जाने लगे। पिछले ऑलमोस्ट 20 साल अभी भी ट्रेन में बैठकर या बस में बैठकर
मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, अभी पिछले साल में उसका हस्बैंड, सभी जाते हैं ऑडियोलॉजिस्ट के यहाँ। और वो बार बार ये ट्रिप करते हैं क्योंकि ये ऑडियोलॉजिस्ट उनको सपोर्ट कर सकती है। वो सही ऑडियोलॉजिस्ट ढूंढने में शायद समय लगेगा, लेकिन कोशिश करते रहिए। ओके, और कोई क्या सवाल आए हैं? असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस पर श्योर मैं बताऊंगी। और ओके, ये हमारे नेक्स्ट वीक का टॉपिक है, लेकिन आज मैं बस उसकी शुरुआत करूंगी। जब अर्ली डायग्नोसिस है या इवन लेट डायग्नोसिस है, जब हियरिंग टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जब वो हियरिंग टेक्नोलॉजी की प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से हुए, उसके बाद जब हम इंटरवेंशन थेरेपी स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं, तो 3 चीजों को ध्यान में रखना है, और इसके बारे में हम अगले हफ्ते पूरा घंटा भर बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट डिवाइस यूसेज, वेयर टाइम, कितने समय बच्चे ने हियरिंग एड या इम्प्लांट पहना है, इसके आधार पर उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरह से होगी, इस पर परिणाम होता है। काफी रिसेंट रिसर्च है डॉक्टर पार्क नॉर्थ कैरोलिना में से, और बॉयज टाउन में से भी, जो कहता है कि बच्चों ने किस उम्र से फुल टाइम, जितने कितने भी घंटे वो जगे है, उतने टाइम हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट पहना, उसके आधार पर उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट कितनी अच्छी हो रही है, इसका नाता है, ना कि किस उम्र में इम्प्लांट हुआ। तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सोचो बच्चे का 14 महीने की उम्र में इम्प्लांट हुआ, और अभी ये 14 महीने का बच्चा है, सुबह उठता है 8 बजे, फिर खेलता है, फिर 11 बजे नहाने के बाद मम्मी उसका इम्प्लांट लगवाती है। फिर 11 बजे थोड़ा खेलता है, बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर 2 बजे बच्चे का नैप टाइम है, तो 2 बजे इम्प्लांट निकाल दिया। फिर बच्चा उठता है 3:30 4 बजे, और फिर पार्क में खेलने जाता है। वो पार्क में तो इम्प्लांट बहुत डेंजरस है, कहीं टूट जाए तो हम पार्क में इम्प्लांट नहीं लगाते। तो बच्चा वापस आता है 6 बजे, फिर फिर इम्प्लांट लगाते हैं, और फिर कुछ फैमिली मिलकर खाती है, खेलती है। 8:30 बजे बच्चा सोने की तैयारी करने लगता है, तो फिर इम्प्लांट निकाला जाता है। तो 11 से लेके 2 बजे तक, और 6 से लेके 8 बजे तक, 5 घंटे इस बच्चे का इम्प्लांट लगवाया। 8 से लेकर 11 बजे तक प्ले ग्राउंड के टाइम पर बच्चे ने इम्प्लांट नहीं लगवाया, तो ये फुल टाइम यूज नहीं हुआ। एक है आईज ओपन ईयर्स ऑन, जब आपके आंख खुले तब आपकी इम्प्लांट, आपकी हियरिंग एड चालू होनी चाहिए। इसके बारे में होल्ड ऑन, एक कमेंट है। um, एक 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 कमेंट आई है जहां किसी ने लिखा है, अगर हम अपने ऑडियोलॉजिस्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं तो दूसरे ऑडियोलॉजिस्ट से मैपिंग करवा सकते हैं। एब्सोल्युटली, ये क्या बाजार नहीं भरा है, ये एक सर्विस है। अगर उसका बच्चे को लाभ नहीं हो रहा है तो किसी और के पास जाइए। हम डॉक्टर्स के साथ ऐसा करते हैं, इस डॉक्टर से मेरा कुछ अच्छा ट्यूनिंग नहीं हुआ, मैंने कोई अलग डॉक्टर चुना। पर्सनल ट्रेनर्स, जिम में जाकर लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, इसके साथ अच्छा ट्यूनिंग नहीं हुआ। सब्जी वाले के साथ लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, इसकी सब्जी उसकी सब्जी से ज्यादा फ्रेश होती है, तो मैं उसके पास जाऊंगी। फिर ऑडियोलॉजिस्ट के साथ हम ये क्यों नहीं कर रहे कि जो ऑडियोलॉजिस्ट हमें हमारी बच्चों की जरूरतें अच्छी तरह से उसे कर सके, उसके लिए काम कर सके, उसी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाना सबसे उचित है। मुझे पता है कि कुछ फैमिलीज को उनके कोई लिमिटेशंस हो सकते हैं, लोकेशन के या सेंटर के या सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन अगर मुमकिन है तो अच्छी पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट की खोज न रुकिए। इसके आधार पर पूरा लैंग्वेज डेवलपमेंट होना है। अच्छी पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट को ढूंढिए 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 और उनके साथ जुड़े रहिए।
सॉरी, ओके, मोर सॉरी। फाइनल एक है कि जब बच्चा आवाज सुन रहा है तो सुनने की क्या जरूरत है और सुनकर बच्चा क्या सीख रहा है इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे को कहते हैं चलो शूज पहन लो, हम बाहर जा रहे हैं, या अगर आप कहते हैं चलो बेटे शूज पहन लो हम बाहर जा रहे हैं, तो अगर मैं ये कहती हूँ तो इसमें ऑडिशन का सुनने का कोई कोई अहमियत नहीं थी, राइट। तो जब हम ऑडिटरी और विजुअल इनपुट बैलेंस कर सकते हैं तभी जाकर बच्चा सुनने पर निर्भर करेगा, सुनकर मेरा कुछ फायदा होता है ये बच्चा सीखेगा। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि हाथ पीछे बंधवा लो और हाथ मत हिलाओ या इशारे मत करो, जो कुछ भी नेचुरल है वो करो, लेकिन ये भी सोचो कि बच्चा ये सुनकर कर रहा है या देखकर कर रहा है या दोनों मिलकर कर रहा है, और जो कुछ भी कर रहा है वो बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना है कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है। फाइनली जब बच्चा हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट पहन रहा है, जब वो सुनने पर निर्भर कर रहा है, तो वो क्या सुन रहा है ये भी बहुत जरूरी है। बच्चों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है आपके साथ बोलने में, आपके साथ गाने में, आपके साथ पढ़ने में। कि क्यों, कैसे, किस तरह से करना है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीक और बात करेंगे। तो वापस आते हैं इसी स्लाइड पर जिस स्लाइड से हमने शुरुआत की थी। मेरी ये अपेक्षा है कि इस समय में आज हमने जो एक साथ एक बिताया है उसमें आपने ये जाना है कि सुनना यह ब्रेन आधारित क्रिया है। अप्रबंधित अनमैनेज्ड हियरिंग लॉस विकास के कई क्षेत्रों को प्रभावित करती है। हियरिंग टेक्नोलॉजी ऑडिटरी एक्सेस दिला सकती है जब हम उसका उपयोग और मेंटेनेंस अच्छी तरह से करें बच्चे, परिवार और प्रोफेशनल्स के साथ। सुनना सीखना और सुनकर सीखना यह एक सुसंगत व्यवस्थित तरीके से विकसित करने वाली क्षमता है, और उस वो कैसी करनी है ये हम अगले हफ्ते और डिस्कस करेंगे। और कुछ सवाल है उनके मैं जवाब दूंगी, लेकिन वो करने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। याद है मैंने शुरुआत में कहा था कि लिसनिंग टुगेदर का ये उद्देश्य है कि हम इंफॉर्मेशन दे, हम क्षमता बढ़ाए, हम नेतृत्व बढ़ाए, हम एक प्रकार का चेंज, हम एक प्रकार का परिवर्तन ला सके। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्या करेंगे जिसके जिसके द्वारा एक परिवर्तन की लहर, एक परिवर्तन की रिपल फैल सके। तो सोचिए कि आप खुद में क्या चेंज करेंगे। एक एक बात पूरी लिस्ट नहीं करनी है, नहीं तो वो होता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन 5 जनवरी को खत्म। आप खुद में क्या बदल करना चाहेंगे एज अ पेरेंट, एज अ प्रोफेशनल। आप फैमिली लेवल पर या आपके स्कूल या क्लिनिक या जो कोई भी आपकी वर्क सेटिंग है उसके लेवल पर क्या एक ऐसी एक्शन लेना चाहते हैं जिससे बदल हो सकता है। आप आपके कम्युनिटी में ऐसी क्या एक्शन लेना चाहते हैं जिससे बदल होगा, और आप ऐसी क्या एक्शन ले सकते हैं जिससे पूरी दुनिया में बदल होगा। ओके, आई नो ये बड़े बड़े सवाल है, लेकिन खुद से लेकर दुनिया तक ये जो हमारे उसे कहते हैं सर्कल्स ऑफ इम्पैक्ट, हमारा जो असर हो सकता है, हमारी एक्शंस का जो असर हो सकता है, उसके जो सर्कल्स है वो सेल्फ, फैमिली, कम्युनिटी, वर्ल्ड, उस सभी पर आपके एक्शंस का परिणाम हो सकता है। तो वो क्या एक्शंस होंगी इसके बारे में सोचिए। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीक हम लर्निंग टू लिसन और लर्निंग थ्रू लिसनिंग के बारे में और जानकारी हम शेयर करेंगे। ऑडिटरी हायरार्की क्या है, ऑडिटरी स्ट्रैटेजीज और एक्टिविटीज क्या है, और असेसमेंट और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग किस तरह से किया जा सकता है। जब ये वेबिनार खत्म होगा तब एक सर्वे ओपन होगा, प्लीज उस सर्वे के जवाब दीजिए। अगर आपने रजिस्टर किया है तो ये सर्वे हम आपको ईमेल के द्वारा भी भेजेंगे। उन जवाबों के आधार पर हम अगले हफ्ते की ज्यादा अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकेंगे। तो प्लीज ये कीजिए।
रिकॉर्डिंग्स हम आपको कल या आज भेजेंगे। अगर आपने रजिस्टर किया था, ईमेल के द्वारा ये आएंगे। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया था तो हमारे व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर देखिए। इसके जो मैंने आज लिंक्स बताए या जो हैंडआउट्स बताए, वो हम अगले हफ्ते की क्लास के बाद शेयर करेंगे, ताकि दोनों हफ्तों के मिलकर एक आपको हैंडआउट मिले जो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये हमारे वेबिनार सीरीज का पहला सेशन था। ऐसे 5 और सेशंस करने की हमारी कोशिश रहेगी, और उस सेशंस के टॉपिक है ऑडिटरी ब्रेन डेवलपमेंट, ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट और हायर लेवल लिसनिंग स्किल्स। पूरे साल भर हम ये सीरीज पर काम करते रहेंगे, तो प्लीज हमसे जुड़े रहिए और वेबिनार्स में हिस्सा लीजिए। अगर आपको आज का ये वेबिनार अच्छा लगा तो प्लीज फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, प्रोफेशनल्स के साथ शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया के पर शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो हमें इनवाइट कीजिए ये जानकारी पेश करने के लिए। शायद आपके स्कूल में, आपके क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में, किसी कॉन्फ्रेंस में। और जैसे कि मैंने कहा, ये काम पूरा होता है डोनेशंस के आधार पर। अगर आपको लगता है कि आप इस काम को सपोर्ट करें तो आप हमारे वेबसाइट या फेसबुक के द्वारा डोनेट कर सकते हैं। इंडिया से डोनेशंस मिलने में अभी थोड़ी वो हम फिगर आउट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको डोनेशन में इंटरेस्ट है तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज का सपोर्ट चाहिए तो भी हमें कांटेक्ट कीजिए, डोनेशन दे या ना दे। हम info@listeningtogether.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वंस अगेन, ये सीरीज ब्यूट क्रीक फाउंडेशन की स्पॉन्सरशिप के द्वारा मुमकिन हुई है, तो उन्हें बड़ा थैंक यू, और आपको बड़ा थैंक यू। ऑलराइट, मैं ये वेबिनार की रिकॉर्डिंग रोक रही हूँ, लेकिन रुक कर मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी।